अगर हम बात करें तो देखिएगा, आज हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, उसको हम कहते हैं क्या, इरिथ्रोपोइसिस। और तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, क्या, इरिथ्रोपोइसिस। तो साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस अगर हम बात करें तो देखिएगा, साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दीजिए, फिर आगे ध्यान दीजिएगा। अब साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, साइट का मतलब हो गया कि आरबीसी जो होती है वो कहाँ कहाँ बनेगी, उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं साइट के बारे में बात करूं तो साइट जो होती है, उस साइट के बारे में अगर हम बात करें तो दो तरह से इसको हम कह सकते हैं कि बर्थ से पहले और बर्थ के बाद में दो चीजें आएंगी। साइट मेनली एक साइट तो जो पैदा होने से पहले बच्चे के, और फिर उसके बाद पैदा होने के बाद में, दो जगह रहेगी। तो साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस के अंदर सबसे पहले इधर तो बात करूंगा मैं किसके बारे में, बिफोर बर्थ के बारे में। किसके बारे में, बिफोर बर्थ। और इधर जो मैं बात करूंगा वो किसके बारे में बात करूंगा, आफ्टर बर्थ के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में बात करूंगा, आफ्टर बर्थ के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, बिफोर बर्थ। अब देखिएगा, बिफोर बर्थ जो होता है, उस बिफोर बर्थ के अंदर अगर हम बात करें तो तीन जगह आरबीसी बनती है। यानी कि जन्म से पहले भी बिफोर बर्थ जो है वहां पर तीन जगह बनती है, वो अलग अलग। उसके तीन स्टेज होती है। वो तीन स्टेज कौन कौन सी है, अगर मैं उन तीन स्टेज के बारे में बात करूं तो वो तीन स्टेज कौन कौन सी रहेगी, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होती है, अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें तो माइलोब्लास्ट फेज। कौन सी पेज होता है, माइलोब्लास्ट। इस स्टेज में कहां बनेगी, अगर हम बात करें तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहां पर माइलोब्लास्ट स्टेज होती है एक होती है जिसको हम कहते हैं कौन सी स्टेज, हिपेटिक स्टेज। कौन सी स्टेज होती है, हिपेटिक स्टेज। और लास्ट में जाकर जो थर्ड स्टेज होती है, वो थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है, अगर हम बात करें तो कौन सी स्टेज, माइलियोड स्टेज। कौन सी स्टेज होती है, माइलियोड स्टेज। तो यानी कि अगर हम बात करें तो बिफोर बर्थ जो होती है उसमें तीन स्टेज होती है, किसकी, आरबीसी की साइट की। एक तो होती है माइलोब्लास्ट स्टेज, और एक होती है हिपेटिक स्टेज, एक होती है माइलियोड स्टेज। इस चीज को समझिएगा। अगर हम बात करें तो सबसे पहले, यानी कि जैसे ही क्या हुआ, अगर हम बात करें तो यहां पर जैसे ही अगर हम स्पर्म और जैसे कि ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, अब वो डेवलप कर रहा है, तो सबसे मैंने उसको इसी हिसाब से लिया है। तो सबसे पहले जो आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, वह फेज कौन सा होगा, माइलियोब्लास्ट फेज होगा, क्योंकि इसमें जाइगोट वगैरह बन। तो माइलियोब्लास्ट फेज के अंदर जो होता है वो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, यॉल्क सैक के अंदर, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। तो यानी कि आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या फिर अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन के शुरुआती फेज में, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में सबसे पहले आरबीसी का फॉर्मेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो आप कहेंगे यॉल्क सैक। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे आगे ट्राइमेस्टर बढ़ेगा, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जैसे कि सेकंड ट्राइमेस्टर आएगा, तो उसमें जो ये जो होता है आरबीसी का फॉर्मेशन शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, हिपेटिक स्टेज की तरफ। और हिपेटिक स्टेज में आरबीसी का फॉर्मेशन दो जगह से होगा। हिपेटिक मतलब क्या, लीवर। तो आप समझ गए होंगे, एक तो कहां, अगर हम बात करें तो लीवर में, और लीवर के साथ एक कहां पर, स्प्लीन में। कहां पर, स्प्लीन में। यानी कि हिपेटिक स्टेज के अंदर जो बिफोर बर्थ, यानी कि बच्चे के पैदा होने से पहले सबसे पहले कहां पर, यॉल्क सैक, फिर कहां पर, लीवर और स्प्लीन में। फिर उसके बाद जैसे ही वो थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ बढ़ेगा, मतलब एट द बर्थ से पहले, आपसे पूछ लिया जाए जस्ट बर्थ से पहले या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो बेबी होता है, अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो आरबीसी का फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा, माइलियोड स्टेज की बात कर रहे हैं। और जब भी ये नाम आएगा तो स्पेशली किसका नाम आता है, बोन मेरो। किसके अंदर, बोन मेरो। तो यहां पर किसके अंदर होगा, बोन मेरो के अंदर होगा। कहां पर होगा, बोन मेरो के अंदर। यानी कि हमने यह कहा है कि अगर बिफोर बर्थ भी बोन मेरो में भी आरबीसी बनती है, किस पेज में, लास्ट, यानी कि जस्ट बिफोर द बर्थ अगर मान लीजिए आरबीसी बन रही है तो वो तो बोन मेरो में ही बन रही है। किसके अंदर बन रही है, बोन मेरो। इस हिसाब से मैंने कितनी स्टेज बताई, तीन। कहां पर, बर्थ से पहले, सबसे पहले कहां पर, यॉल्क सैक में, फिर उसके बाद कहां होगा, लीवर, फिर कहां होगा, बोन मेरो के अंदर।
समझ में आ गई बात। तो यानी कि अगर हम बात करें तो इसकी 3 स्टेज होती है। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर हम आफ्टर बर्थ बात करें, क्या बात करें, आफ्टर बर्थ बात करें, तो आफ्टर बर्थ देखिएगा, आफ्टर बर्थ जो है वो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो आफ्टर बर्थ अगर आरबीसी के फॉर्मेशन की बारे में बात करें तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो आफ्टर बर्थ, अब आफ्टर बर्थ भी तो दो चीजें हैं, क्या है, आफ्टर बर्थ भी दो चीजें हैं कि बेबी जो होता है वो बेबी होने के बाद में वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब बड़ा बेबी जो होता है वो क्या है, चिल्ड्रन बनेगा, क्या बनेगा, चिल्ड्रन। और फिर चिल्ड्रन से क्या हो जाएगा, वो एडल्ट, क्या हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में भी बोन मेरो। अब स्पेशली बोन मेरो जो होती है वो कौन सी बोन मेरो में बनेगा, यहाँ पर वो होगा कौन सी, रेड बोन मेरो। किसके अंदर बनेगा, रेड बोन मेरो। यानी कि आपसे पूछा जाए कि चिल्ड्रंस के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन मेनली कहां पर होता है, तो आप कहेंगे क्या, रेड बोन मेरो के अंदर। किसके अंदर होता है, रेड बोन मेरो के अंदर। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए कि एडल्ट जो होता है उस एडल्ट के अंदर मेनली आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पर होगा, उसको समझिएगा। आरबीसी का फॉर्मेशन मेनली जो होता है वो कहां पर होता है, यहां पर अगर हम बात करें तो किसके अंदर होता है, मेम्ब्रेनस बोन के अंदर। किसके अंदर, मेम्ब्रेनस बोन। मेम्ब्रेनस बोन का मतलब होता है कौन कौन सी बोन, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जरा। अगर हम बात करें तो जैसे कि ये क्या है, रिब्स, क्या है, रिब्स, रिब्स क्या है, मेम्ब्रेनस बोन है। तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में ले तो क्या, रिब्स है। एग्जाम्पल के रूप में ले तो जैसे कि क्या है, अगर हम बात करें तो वर्टिब्राज है, क्या है, वर्टिब्राज। तो रिब्स है। अगर हम बात करें तो जैसे क्या है, स्टर्नम है। तो रिब्स है, स्टर्नम है, वर्टिब्राज, ये स्टर्नम बोन है, यहाँ क्या है, रिब्स है, वर्टिब्राज है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लॉन्ग बोन होती है, जैसे कि लॉन्ग बोन जो होती है, इस लॉन्ग बोन के हेड, जैसे कि ये क्या है, लॉन्ग बोन का हेड, इस लॉन्ग बोन का ये क्या हो गया, हेड। अगर ये नीचे वाली लॉन्ग बोन है तो इसका हेड। तो मोस्ट ऑफ द जो लॉन्ग बोन होती है उन लॉन्ग बोन के हेड में भी क्या होता है, एडल्ट में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम बात करें तो देखिएगा यहां पर हेड ऑफ क्या, लॉन्ग बोन, तो हेड ऑफ द लॉन्ग बोन। तो यानी कि आपसे पूछा जाए, सिंपल से 3 क्वेश्चन आएंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो आप कहेंगे योल्क सेक। या फिर अगर हम बात करें तो उसमें यह आएगा कि अर्ली फीटस के अर्ली फेज में आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है, योल्क सेक में। चिल्ड्रन के अंदर मेनली आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है, रेड बोन मेरो में। जबकि एडल्ट के अंदर मेनली आरबीसी का फॉर्मेशन किसमें होता है, मेम्ब्रेनस बोन, जैसे कि स्टर्नम है, रिब्स है, वर्टिब्राज है, इसके अलावा हेड ऑफ द लॉन्ग बोन उनके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन आपका जो मेन क्वेश्चन जो आया हुआ है वो कहां से आया हुआ है, आप समझ गए होंगे कहां से बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। समझ गए बात को, क्लियर है। तो यानी कि बर्थ से पहले 3 जगह से आरबीसी बनती है, योल्क सेक के द्वारा, लीवर से, स्प्लीन से, और किससे, बोन मेरो से। किससे, बोन मेरो। अब इधर यहां से तो सबसे बोन मेरो से तो बन रही है भाई। लास्ट 3rd ट्राइमेस्टर आया तो 3rd ट्राइमेस्टर से लेकर चिल्ड्रन से लेकर एडल्ट तक देखिए, थोड़ा गौर करिए, बोन मेरो, बोन मेरो, बोन मेरो, ये भी तो बोन मेरो ही है ना। तो इसका मतलब बोन मेरो, बोन मेरो, बोन मेरो। स्पेशली यहाँ पर कौन है, बोन मेरो। हाँ, अंतर ये कि यहाँ रेड बोन मेरो है स्पेशली, और यहाँ पर कौन सी बोन है, मेम्ब्रेनस बोन या फिर लॉन्ग बोन है। क्लियर बात समझ में आई, क्लियर है। तो ये तो हो गई क्या, अगर हम बात करें तो साइट ऑफ द आरबीसी, आरबीसी की कौन सी होती है, साइट कहां कहां पर हो सकती है, जिसका सिंपल सा क्वेश्चन आता है। यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा, बोन मैरो के द्वारा भी हो सकता है और योल्क सेक के द्वारा भी हो सकता है। अब जरा आगे गौर करिएगा। अब आता है कि बोन मेरो जो होता है उस बोन मेरो के द्वारा आरबीसी का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन उस बोन जो होती है उस बोन को स्टिमुलेट करेगा कौन, कोई ना कोई तो स्टिमुलेट करेगा, कोई ना कोई तो उसको मैसेज देगा बोन को कि तुम आरबीसी बनाओ। तो इस कंडीशंस के अंदर यहां पर जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हार्मोन जो होता है वह कौन सा होता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें, टॉपिक ध्यान रहने चाहिए। सबसे पहली बात मैंने क्या की है, आरबीसी की मैंने सबसे पहले क्या बताई, साइज क्या है, शेप क्या है, सरफेस एरिया क्या है, थिकनेस क्या है, लाइफ स्पैन क्या है, वो बताया। फिर मैंने क्या बताई, वो बनेगी कहां पर, ये बताई। फिर अब मैं क्या बता रहा हूं कि उसको बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है। समझ में आ रही है बात। तो उसको बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है वह कौन सा है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हमारा टॉपिक जो यहाँ पर हो जाएगा
कि हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर, अगर हम हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डायरेक्ट लिख देता हूं क्या, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। बड़े आराम से समझेंगे क्योंकि यहाँ से मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता ही जाता है, वो आपको रीनल सिस्टम में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। तो देखिएगा अगर हम इसके अंदर बात करें तो समझिएगा, अगर हम इसको इस तरह से समझाता हूं मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि अगर हम बात करें तो ये क्या है, किडनी है, ये क्या है, किडनी। अब ये किडनी जो होती है, इस किडनी के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन को हम कौन सा हार्मोन बोलते हैं, उस हार्मोन को बोलते हैं हम क्या, इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलेंगे, इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन। तो किडनी रिलीज करती है एक हार्मोन जिसको बोला जाता है इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन। अब ये इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन ब्लड में आने के बाद, हार्मोन हमेशा कहां पर आएगा, ब्लड में। ये इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन ब्लड के अंदर आने के बाद में ये क्या करता है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बोन मेरो होती है, बोन के अंदर जो क्या होती है, बोन मेरो, इस बोन मेरो जो होती है, इस बोन मेरो को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा किसको, बोन मेरो को। यानी कि किडनी के द्वारा रिलीज होने वाला इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन स्टिमुलेट करेगा किसको, बोन मेरो को। और बोन मेरो जो होती है वो स्टिमुलेट होते ही स्टार्ट हो जाती है किसकी प्रोसेस, अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन, अगर हम बात करें तो स्टार्ट द अगर हम बात करें तो क्या, फॉर्मेशन, स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इसी को आप क्या कहते हो, क्या कहते हो, इरिथ्रो, अगर हम बात करें तो इरिथ्रोपोइसिस, क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इरिथ्रोपोइसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, इरिथ्रोपोइसिस। तो यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल, मैं क्वेश्चन साथ के साथ लेते हुए चलता हूं, विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन प्रोड्यूस बाय द विच ऑर्गन, किडनी, विच ऑर्गन, किडनी। समझ में आई कि नहीं आई बात, क्लियर है। तो यहां से क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन बनेंगे कि इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, इरिथ्रोपोइटीन कौन रिलीज करता है, किडनी। अब इसकी क्लिनिकल इंपोर्टेंस समझते हैं, क्या समझते हैं, क्लिनिकल इंपोर्टेंस। अब इसकी क्लिनिकल इंपोर्टेंस क्या है कि एक पर्सन जो था, उस पर्सन के अंदर क्या हो गया, एक पर्सन था, एक क्लाइंट था, जिसके अंदर क्या हो गई, जिसकी किडनी क्या हो गई, फेल हो गई। क्या हो गया किडनी को, किडनी फेलियर, क्या हो गया, किडनी फेलियर, जिसको आप कहो क्या, रीनल फेलियर। अब जैसे क्लाइंट के अंदर रीनल फेलियर हुआ, डिक्रीज हो गया क्या, इरिथ्रोपोइटीन, इरिथ्रोपोइटीन क्या हो गया, डिक्रीज। और इरिथ्रोपोइटीन के डिक्रीज होते ही डिक्रीज हो गया क्या, क्या, आरबीसी फॉर्मेशन। और आरबीसी फॉर्मेशन कम होते ही आरबीसी जो होते उसके काउंट क्या हो गए, कम। आरबीसी के काउंट का कम होना क्या कहलाएगा, एनीमिया, या हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम। और हीमोग्लोबिन का लेवल कम होना क्या कहलाएगा, एनीमिया, क्या कहलाएगा, एनीमिया। इसीलिए जो सीकेडी के पेशेंट होते हैं, जो रीनल फेलियर के पेशेंट होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, एनीमिया। क्या पाया जाता है, एनीमिया। दे कभी गौर करिएगा, सीकेडी के क्लाइंटों को, रीनल फेलियर वाले क्लाइंटों को, उनमें क्या पाया जाता है, एनीमिया। कभी उनकी सीबीसी की रिपोर्ट पर गौर करिएगा, आपको उनका हीमोग्लोबिन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन का सिक्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से आरबीसी का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन क्या हो गया, कम। इसीलिए उनके अंदर क्या है, एनीमिया है। इसीलिए उन क्लाइंटों को हॉस्पिटल में काम करो तो सीकेडी वाला क्लाइंट आपके पास एक इंजेक्शन लेकर आएगा और बोलेगा सर इसको लगा दीजिए। उस इंजेक्शन को ध्यान से पढ़िएगा, प्रीपैक इंजेक्शन आता है, जब आप उसको फाड़ेंगे, उसके डिब्बे को गौर से देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है इरिथ्रोपोइटीन, सबक्यूटेनस लगता है। इस तरह से एक इंजेक्शन सिरिंज में भरा हुआ आता है, प्रीपैक, कुछ भी नहीं करना होता है, उसको खोल के और पर्सन को जिस तरह से इंसुलिन लगाते हैं इस तरह से लगाना होता है। 15 दिन में, महीने में एक बार वो इंजेक्शन
लगता है क्लाइंट को, इसलिए लगता है क्योंकि वहां पर क्लाइंट को हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए वहां पर क्या लगाना पड़ेगा, इरिथ्रोपोइटिन। क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन कौन नहीं बना रहा है, किडनी। बॉडी में इरिथ्रोपोइटिन कम बन रहा है तो कहां से दे दो, बाहर से दे दो। जब बाहर से दे देंगे तो बोन मेरो स्टिमुलेट हो जाएगी, आरबीसी के फॉर्मेशन बढ़ जाएगा और हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए सीकेडी के क्लाइंटों को किसका इंजेक्शन लगाया जाता है, इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। समझ में आई कि नहीं आई बात, क्लियर है। अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चंस जो होता है वो क्वेश्चंस क्या आता है आपके एग्जाम्स के अंदर, उसको समझिएगा। क्या हो गया, नहीं कलर तो ले लूं मैं, इसको क्लियर करना चाहता था, ठीक है। नहीं वो ऊपर का भी क्लियर हो जाएगा ना अब, ठीक है। चलिए मैं इसको ऐसे ही कर देता हूं। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम इसके अंदर देखिए आगे, तो यहां पर आपको क्वेश्चन जो एग्जाम्स के अंदर इसमें से आता है वो क्वेश्चन क्या आता है, आपको ये देखिएगा कि वो ये पूछेगा कि एक सीकेडी के क्लाइंट को इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी या स्टिमुलेट द इरिथ्रोपोइसिस, स्टिमुलेट द इरिथ्रोपोइसिस। दूसरा क्वेश्चन आएगा सीकेडी के क्लाइंट के अंदर क्या रीजन है कि एनीमिया रहता है, तो आपका राइट आंसर जाएगा डिक्रीज द, ड्यू टू द डिक्रीज द इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोइटिन के हार्मोन के डाउन होने की वजह से उसके अंदर क्या रहता है, एनीमिया रहता है। दोनों चीजें समझ में आ गई। उसको हम किस में पढ़ेंगे, रीनल फेलियर में। यहां मैं उस चीज को नहीं लिखाऊंगा लेकिन नोट डाल के लिखा देता हूं ताकि आपको याद रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर हम नोट भी डाल देंगे, एक नोट डाल के लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि जो सीकेडी क्लाइंट होता है, किसका, सीकेडी, सीकेडी का मतलब समझ गए ना, क्रोनिक किडनी डिजीज वाले क्लाइंट के अंदर क्या रहता है, डिक्रीज रहता है क्या, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या रहेगा, डिक्रीज। जब इरिथ्रोपोइटिन डिक्रीज रहेगा तो डिक्रीज रहेगा क्या, आरबीसी फॉर्मेशन। और आरबीसी फॉर्मेशन डिक्रीज रहेगा तो डिक्रीज रहेगा क्या, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन डिक्रीज रहना क्या कहलाएगा, एनीमिया। इसीलिए सीकेडी के क्लाइंट बहुत जल्दी थक जाता है, उसको पैदल चलाइएगा, उससे काम कराइएगा, नहीं कर पाएगा, बहुत जल्दी सांस फूल जाएगी क्योंकि एनीमिया है। क्या है, एनीमिया। ब्लड में पढ़ेंगे एनीमिया के क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे मेन सिम्टम्स ही वीकनेस एंड फैटिगनेस होती है। वो क्यों होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी के माइंड के अंदर। तो हमने ये देखेगा, एक बार फिर समझ लीजिएगा, हमने ये प्रोसेस बात की है इसके अंदर। अब आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करें तो देखिएगा, ये तो हो गई कि हार्मोन कौन सा रेस्पॉन्सिबल है। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होने के बाद आरबीसी बन गई, आरबीसी बन गई। अब आरबीसी बनने के बाद में जनरली ये क्या होगी, कभी ज्यादा भी बनेगी, कभी बॉडी डिमांड के हिसाब से भी बनेगी। लेकिन बॉडी क्या करती है, जनरली चीजों को डिमांड से थोड़ा सा ज्यादा बनाती है ताकि जरूरत पड़ने पर कभी कभी यूज किया जा सके। स्टोर भी करवाती है बॉडी, जितनी जरूरत है उतना तो बनाएगी बनाएगी बॉडी, लेकिन क्या करवाती है, स्टोर भी करवाती है। तो इसका मतलब आरबीसी कहीं ना कहीं बनने के बाद में क्या होगी, स्टोर भी होगी। तो वही पढ़ रहे हैं हम, क्या, स्टोरेज ऑफ आरबीसी। बन गई ना आरबीसी, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ने बना दी। अब क्या होगा अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ आरबीसी। क्या होता है, स्टोरेज ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का स्टोरेज कहां होता है, तो देखिएगा स्टोरेज ऑफ आरबीसी अगर मैं बात करूं तो देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें तो जो स्टोरेज ऑफ आरबीसी जो होता है वो स्टोरेज आरबीसी इन स्प्लीन, किसके अंदर होता है, स्प्लीन के अंदर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज ऑफ आरबीसी इन स्प्लीन क्या कहलाता है, स्प्लीन के अंदर। मतलब आरबीसी ज्यादा बनेगी तो वह आरबीसी कहां जाकर स्टोर होगी, स्प्लीन के अंदर। तो स्प्लीन के अंदर ये स्टोर होती है, इसीलिए स्प्लीन जो होता है उस स्प्लीन को हम आल्सो अगर हम बात करें तो नाउ एज क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। तो ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कौन होता है, स्प्लीन। तो ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, बॉडी का ब्लड बैंक कौन होता है, स्प्लीन होता है। और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली कितना अमाउंट स्टोर रहता है, थोड़ा बहुत स्टोर नहीं रहता है, बहुत ज्यादा।
अप्रोक्सीमेटली 350 ml। अगर हम बात करें तो ब्लड स्टोर इन स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 350 ml ब्लड स्टोर रहता है, मतलब 1 यूनिट के आसपास। समझिए बात को। अब 1 यूनिट ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्या है, स्टोर है। क्या है, स्टोर। और ये जो होता है वो अगर हम बात करें तो रिलीज होगा। अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, रिलीज होगा। अगर हम बात करें तो किस टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ये रिलीज होगा किस टाइम पे। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, जैसे ही वो गाड़ी में बैठा, गाड़ी बैठकर जैसे चलाए, तुरंत क्या हो गया, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के बाद क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर होने के बाद क्या हो रहा है, ब्लड बाहर जा रहा है। तो उसी समय स्प्लीन क्या करेगा, स्प्लीन में होगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन। स्प्लीन में होगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन होते ही उसमें भरा हुआ ब्लड किस में आ जाएगा, सर्कुलेशन में आ जाएगा। तब तक आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा, तब तक 1 यूनिट ब्लड तो किसको लगा दी जाएगी, बॉडी खुद ही चढ़ा देगी उसको। क्या चढ़ा देगी, खुद ही चढ़ा देगी 1 यूनिट ब्लड। तो इसी को हम कहते हैं क्या, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। मतलब ब्लड बैंक जो होती है, बॉडी को जब भी ब्लड की जरूरत पड़ती है तो बॉडी भी अपने आप डोनेट करती है। ऑटो डोनेशन होता है ये। क्या होता है, ऑटो डोनेशन। खुद की बॉडी खुद को ही 1 यूनिट ब्लड क्या कर देती है, डोनेट कर देती है, याद रखिएगा। और ये मोस्ट ऑफ द क्या होता है, क्राइसिस कंडीशंस में होता है। किसमें, क्राइसिस कंडीशंस में अंदर होता है, जैसे कि हैमरेज है, ट्रोमा है, इन कंडीशंस के अंदर। तो रिलीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, किसी भी वजह से क्या हो रहा हो, सीवियर ब्लीडिंग हो रही हो, उस कंडीशन में इसको क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। होता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसकी मैकेनिज्म सुन लो सिर्फ, बाकी आगे भी डिस्कस होगी। जैसे कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होते क्या रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होते क्या होगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते ही वह एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला, इस वाले को क्या कर देगा, एक्टिवेट। और क्या रिलीज होगा, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। और ये एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, स्पेशली इनमें से एड्रेनलिन कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल्स ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन की स्मूथ मसल्स में क्या करवा देगा, कॉन्ट्रैक्शन। और स्मूथ मसल्स के अंदर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस होगा, ब्लड क्या होगा, सर्कुलेशन में इंप्रूव हो जाएगा। वो मैं आगे जब आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां आप बात कर लेंगे। यहाँ इतना कि स्प्लीन स्टोरेज ऑफ आरबीसी क्या होता है, यहाँ होगा किसके अंदर, स्प्लीन के अंदर। ध्यान दीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम बात करें स्टोरेज, स्टोरेज के बाद नेक्स्ट बात करूंगा लाइफ स्पान क्या होता है, या लाइफ स्पान क्या होता है इसका, जीवन काल। मैंने कल भी बात की थी, एडल्ट के अंदर बात कर लेते हैं। लाइफ अगर हम बात करें तो लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, कितना होता है, 120 डेज। किसके अंदर होता है, एडल्ट के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको मेजर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा। अगर हम बात करें तो इसको मेजर बाय द किसके द्वारा, रेडियो आइसोटॉप मेथड। सिर्फ नाम याद करना है, ये सब लेबोरेटरीज के काम होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन क्या आएगा कि आरबीसी का लाइफ स्पान, आरबीसी का जीवन काल किस मेथड के द्वारा मेजर किया जाता है, रेडियो आइसोटॉप मेथड, यानी कि मेजर बाय द रेडियो आइसोटॉप मेथड। और कितना होगा वह, 120 डेज। क्या होता है, 120 डेज। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि 120 दिन ही क्यों, इतना कम क्यों, 120 ही दिन जिंदा क्यों रह रही है ये सेल, तो उसका राइट आंसर कैसे आएगा, वेरी गुड। क्या होता है उसके अंदर, उसके अंदर न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द आरबीसी। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट है तो डीएनए एब्सेंट है, और डीएनए एब्सेंट है तो किसी चीज के अंदर, किसी सेल के अंदर अगर डीएनए एब्सेंट होता है तो उसका जीवन काल बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो यहां पर क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि अगर हम बात करें तो यहां पर शॉर्ट जो होता है वो लाइफ स्पान या शॉर्ट लाइफ स्पान क्यों होता है, तो उसका रीजन है, अगर हम बात करें तो ड्यू टू, अगर हम बात करें तो क्या, एब्सेंट द, अगर हम बात करें तो क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट।
अगर ऑप्शन न्यूक्लियस एब्सेंट है तो सिंपल सी बात है, बात तो दोनों एक ही है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर क्या, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। तो बात तो वही होगी ना, ये एब्सेंट तो क्या एब्सेंट होगा, डीएनए एब्सेंट होगा। तो डीएनए क्या होता है, एब्सेंट होता है, या न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसकी वजह से ये जो है वो लाइफ स्पान जो होता है, जीवन काल, ये क्या होता है, शॉर्ट देखने को मिलता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आरबीसी का लाइफ स्पान शॉर्ट क्यों होता है? ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ द न्यूक्लियस के एब्सेंट होने की वजह से। समझ में आ गई बात को? अगर हम बात करें तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तो बार बार रिपीट करता ही है, किसी भी एग्जाम में आ जाता है। अगर हम बात करें तो ये तो हो गई क्या इसका, उसके बारे में बात करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये तो ये होगी, अब ये बनने के बाद 120 दिन जिंदा रहेगी। अब 120 दिन जिंदा रहेगी, और 120 दिन जिंदा रहने के बाद में अगर हम बात करें तो 120 दिन जिंदा रहने के बाद में काम क्या करेगी, ये अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच करेगी और बॉडी की सेल्स के पास पहुंचाएगी, ऑर्गन के पास पहुंचाएगी। 120 दिन आते 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 ये क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। आरबीसी के खत्म होने को क्या कहते हो, हीमोलाइसिस। क्या कहते हो, हीमोलाइसिस। तो उसी को अब मैं बता रहा हूं कि हीमोलाइसिस। मैंने अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या डिस्कस किया, एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि आरबीसी जो होती है, उस आरबीसी के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। उसके लिए इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बात करें तो वो बनने के बाद स्टोर कहाँ होती है, हमने वह बात की, किस जगह बनेगी उसकी बात की, और कितने दिन जिंदा रहेगी उसकी बात की। यही बात की मैंने, कहाँ बनेगी, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा, बनने के बाद कितने दिन जिंदा रहेगी, और बनने में कितना टाइम लगेगा, ये सब चीजें हमने यहाँ बात की है, और किस जगह पर बनेगी। उसके बाद अगर हम बन गई, 120 दिन जिंदा रही, जिंदा रहने के बाद अब ये क्या टूटेगी, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जब ये ब्रेक होगी या टूटेगी तो इसी को हम क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस। क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हीमोलाइसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं। और उससे मैं एनीमिया पढ़ाऊंगा आपको। क्या पढ़ाऊंगा, एनीमिया। पहला बात मैंने की थी कि मैं एनीमिया आपको कहां से पढ़ाऊंगा, कहां से पढ़ाऊंगा, कलर से, और किससे पढ़ाऊंगा, साइज से। याद रखिएगा, मैंने कहा था कि आरबीसी नॉर्मोक्रोमो की होती है, हाइपोक्रोमिक होती है, समझ रहे ना बात को। फिर मैंने कहा था आरबीसी नॉर्मोसाइटिक होती है, मैक्रोसाइटिक होती है, माइक्रोसाइटिक होती है। इन टर्म को भूलना नहीं है, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया, विच टाइप ऑफ एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो उसका आंसर जब भी आएगा जब इन शब्दों का क्या होगा, मीनिंग पता होगा कि नॉर्मोक्रोमिक क्या कहा जाता है, हाइपोक्रोमिक क्या होता है, नॉर्मोसाइटिक क्या होता है, माइक्रोसाइटिक क्या होता है, और मैक्रोसाइटिक क्या होता है। वो सब चीजें अभी ध्यान मत दीजिएगा, वो एनीमिया में। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हीमोलाइसिस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हीमोलाइसिस। तो अगला टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, हीमोलाइसिस। तो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, हीमोलाइसिस रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हीमोलाइसिस के बारे में। हीमोलाइसिस की सबसे पहले एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछता है आपको, हीमोलाइसिस की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है क्या, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब टूटना। तो ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, डेफिनेशन आएगी कि यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी क्या कहलाता है। ऑप्शन ए रहेगा हीमोलाइसिस, वहां रहेगा हीमोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस। चार ऑप्शन बना दिए ना। तो इस तरह से ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी क्या कहलाएगा, हीमोलाइसिस। क्या कहलाएगा, हीमोलाइसिस। अब जरा बहुत ध्यान से समझिएगा जरा, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये आरबीसी है, क्या है, आरबीसी, तो इस आरबीसी जो होती है उस आरबीसी का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन। इस आरबीसी का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन। और आरबीसी के अंदर मेन कंपोनेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अगर मैं कहूं मैं इसको तोड़ देता हूं तो मेनली क्या टूटेगा, हीमोग्लोबिन टूटेगा। ठीक है ना, ये क्या है, बोन है। अगर इसको यहां से तोड़ा जाए तो क्या टूटे, बोन टूटे। तो इसी तरह से आरबीसी टूटे तो क्या टूटेगा, हीमोग्लोबिन टूटेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आरबीसी में मेन कंपोनेंट क्या भरा हुआ है, हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि आरबीसी का जब टूटेगी तो क्या टूटेगा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जब टूटेगा तो ये दो पार्ट में टूटता है। एक टूटता है किसके अंदर, हीम, प्लस किसमें टूटेगा, ग्लोबिन। संधि विच्छेद तो पढ़ा होगा ना हिंदी मीडियम में, संधि विच्छेद होता है ना, जैसे कि दो भागों में तोड़ना। तो
तो यानी कि हमने किसको तोड़ा दो भागों में, अगर हम बात करें तो किसको तोड़ा, हीमोग्लोबिन। किसको तोड़ा, हीमोग्लोबिन। तो हीम अलग हो गया, हीम अलग हो गया, और क्या हो गया, ग्लोबिन अलग हो गया। मतलब जब इस हीमोग्लोबिन को तोड़ा गया तो हीम कंपोनेंट तो अलग हो गया और ग्लोबिन कंपोनेंट क्या हो गया, अलग हो गया। जरा गौर करिएगा, ग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, जहां भी ग्लोबिन वर्ड आता है किसके लिए, प्रोटीन के लिए। किसके आता है, प्रोटीन। तो आपसे पूछा जाए कि ग्लोबिन क्या है, तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा ग्लोबिन एक टाइप की क्या है, प्रोटीन है। क्या है ये, प्रोटीन। अब जरा इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको इधर लिखूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें स्पेस लूंगा मैं। एक तरफ तो क्या हो गया, हिम, और दूसरी तरफ क्या हो गया, ग्लोबिन हो गया। तो दूसरी तरफ क्या हो गया, ग्लोबिन हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो ग्लोबिन एक तरह की क्या है, प्रोटीन। इस ग्लोबिन में जो होता है वो अगर हम बात करें तो क्या पाया जाता है उसको समझते हैं। ये जो ग्लोबिन है, इस ग्लोबिन के अंदर क्या होता है कि दो तरह की चेन होती है। एक होती है अल्फा, तो दो तो क्या होती है, अल्फा चेन होती है, और दो क्या होती है, बीटा चेन होती है। ध्यान दीजिएगा, जो आरबीसी के अंदर हिम प्लस ग्लोबिन होता है, उसमें से जो ग्लोबिन होता है, जो ग्लोबिन कंपोनेंट है, जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन के अंदर क्या होती है, दो अल्फा चेन होती है और दो क्या होती है, बीटा चेन होती है। जो अल्फा चेन होती है, उस अल्फा चेन के अंदर 141 ग्लोबिन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, प्रोटीन मतलब क्या, अमाइनो एसिड। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होती है, पेप्टाइड चेन होती है, क्योंकि दो अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ने के लिए क्या चाहिए, पेप्टाइड चेन चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि जो प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन के अंदर जो दो अल्फा प्रोटीन होती है, इनके अंदर अगर हम बात करें तो टोटल कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 141 क्या होते हैं, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड ही क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बनती है, अमाइनो एसिड से बनती है। जो बीटा चेन होती है, इस बीटा चेन के अंदर अगर हम बात करें तो कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 146 क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं। इस चीज को भूलना नहीं है कभी भी कि हीमोग्लोबिन में से जो ग्लोबिन होता है, उस ग्लोबिन के अंदर टोटल टोटल दो टाइप की चेन होती है। कौन सी, अल्फा और बीटा। संख्या कितनी होती, चार, दो अल्फा दो बीटा, तो टोटल तो कितनी होगी, चार, लेकिन टाइप तो दो ही है ना, एक अल्फा एक अल्फा एक बीटा। अल्फा चेन के अंदर कितने, 141 अमाइनो एसिड, बीटा चेन के अंदर कितने, 146 अमाइनो एसिड होते हैं। क्योंकि आपने पता होगा कि जो एनीमिया होते हैं, उन एनीमिया में इसी चेन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है, और वही क्या प्रोड्यूस कर देता है, एनीमिया प्रोड्यूस कर देता है। वैसा होता है, अभी मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसीलिए ये क्या होने चाहिए, नंबर याद होने चाहिए, 141 अमाइनो एसिड एंड 146 अमाइनो एसिड। लेकिन ये तो यूजफुल प्रोडक्ट है। प्रोटीन इज द फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी का फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स होता है प्रोटीन। फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स क्यों कहा गया है इसको, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन बनाने में इसका रोल है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, तो उसमें भी क्या होता है, प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन की बनी हुई है, हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन का बना हुआ है, एंजाइम भी प्रोटीन के बनते हैं बहुत सारे। समझ रहे ना बात को, तो इसका मतलब प्रोटीन बहुत जरूरी होता है, फर्स्ट बायो मोलिक्यूल से। तो ये टूटने के बाद जब हीमोग्लोबिन टूटेगा, जब आरबीसी टूटेगी, तो आप इस ग्लोबिन को बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम अगली आरबीसी बनाएंगे, जब इसके टूटने के बाद दोबारा आरबीसी बनाएंगे, तो दोबारा आरबीसी बनाएंगे तो वापस इसी प्रोटीन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। समझ गए ना बात को। नई प्रोटीन बनाने के लिए भी क्या चाहिए होगा, प्रोटीन। तो वो आएगा कहां से, वो कुछ इसी को यूज करेंगे। जैसे कोई सामान होता है ना, उसको तोड़ मरोड़ कर वापस नया बनाया जाता है, तो सिंपल सी बात है, रिसाइकलिंग की जाएगी। तो इसका मतलब ये प्रोटीन जो होती है ये यूजफुल है, इसको हम बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर सकते। इसीलिए क्या करते हैं, ये जो होती है, ये क्या होती है, अगर हम बात करें, ये जो होती है प्रोटीन, ये प्रोटीन स्टोर हो जाती है। स्टोर होती है किसके अंदर, स्टोर इन, बताइए किसके अंदर, लीवर के अंदर। यानी कि और लीवर जब जरूरत पड़ेगी तो वापस दे देगा, कोई बात नहीं। किसके अंदर स्टोर हो गई, लीवर के अंदर। दूसरी तरफ देखिएगा, यहां पर
वैसे जो ये हिम प्लस ग्लोबिन का जो रेशियो होता है, हिम प्लस ग्लोबिन का जो रेशियो होता है ये होता है कितना, अगर हम बात करें तो 4, यानी कि 4:96। आपसे पूछा जाए हिम प्लस ग्लोबिन का रेशियो कितना होता है तो आप कहेंगे 4:96, यानी कि 4:96। 4 गुना ये होता है तो 96 गुना कौन होता है, ये होता है। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिएगा, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ याद करना है। अब देखो अगर हम बात करें तो एक तरफ क्या है, हिम, क्या है, हिम है। अब हिम जो होता है उसको समझते हैं कि हिम जो होगा उसका क्या होगा। उसको देखिएगा, अगर हम बात करें तो इसमें जो हिम है, हिम मतलब क्या समझते हैं आप, आयरन। क्या समझते हैं, आयरन, सभी जानते हैं। तो इसमें क्या है, आयरन है, और उधर क्या है, प्रोटीन है। तो इसका मतलब आयरन जो होता है यहाँ पर इस फॉर्म में पाया जाता है। इसका मतलब Fe++, Fe++, इसको बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं, फेरस। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो हिम जो होता है वो हिम फेरस फॉर्म में रह जाता है, उधर क्या बन जाती है, ग्लोबिन रहती है। तो ये क्या है, फेरस। और इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, इसके चारों तरफ पाइरोल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पाइरोल। इनको क्या कहते हैं, पाइरोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइरोल। और बीच में क्या है, आयरन। आयरन किस फॉर्म में है, फेरस फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आ जाए तो आयरन किस फॉर्म में है, फेरस फॉर्म में। आयरन के चारों तरफ क्या है, पाइरोल। आयरन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन वाला कंटेंट है, इसलिए इसको हम यूरिन के साथ या स्टूल के साथ बाहर नहीं भेज सकते। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो होता है इस तरह की स्ट्रक्चर से होती है, ये क्या टूट जाती है। और इसके टूटते ही जो ये पाइरोल है, ये पाइरोल कन्वर्ट हो जाता है पोरफायरिन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोरफायरिन में। यानी कि पाइरोल कन्वर्ट द पोरफायरिन। और उसके बाद जो ये आयरन है, जब ये टूटेगा तो ये आयरन बाहर निकलेगा, और ये आयरन जो होता है ये आयरन स्टोर होने के लिए चला जाता है किसमें, लीवर में। किसके अंदर चला जाता है, लीवर में। आयरन जो होता है वो यूटिलाइजेशन होगा तो आयरन तो किसमें चला गया, लीवर में। और ये पाइरोल जो होते हैं, इन पाइरोल से क्या बन गया, पोरफायरिन। और ये पोरफायरिन जो होता है, ये पोरफायरिन जो है, ये पोरफायरिन आगे चलकर किस में बदलेगा, ये बदलेगा किस में, किस में बदलेगा, पता है क्या किसी को, ये बदलता है किस में, बिलीवर्डीन में। किस में बदलेगा, बिलीवर्डीन में। तो ये बदलेगा बिलीवर्डीन में। आपसे पूछा जाए बिलीवर्डीन कैसा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है। बिलीवर्डीन कैसा होता है, ग्रीन होता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बिलीवर्डीन कैसा होता है, ग्रीन होता है। फिर ये बिलीवर्डीन जो होता है ये बदलता है किस में, ये बदलता है किस में, बिलीरुबिन में। फिर आपसे पूछा जाए कि ये बिलीरुबिन, ये जो ग्रीन पिगमेंट था ये किस में बदल गया, बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन कैसा पिगमेंट होता है, एलो पिगमेंट। यानी कि सिंपल सी बात है कि ग्रीन पिगमेंट किस में बदल गया, एलो पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट को क्या कहा, बिलीवर्डीन, तो एलो पिगमेंट को क्या कहोगे, बिलीरुबिन। अब ये बिलीरुबिन जो होता है, अब यहां से एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा है, बहुत सिंपल है, लेकिन उस पर ध्यान दिए बिना वो क्वेश्चन राइट नहीं होगा। मैंने आपसे कहा कि ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस ये हो कहां रही है, ये जो प्रोसेस है आरबीसी का टूटना, हिम प्लस ग्लोबिन में कन्वर्ट होना, फिर उसमें से पाइरोल का, समझ रहे बात को, पाइरोल का पोरफायरिन में बदलना, पोरफायरिन का बिलीवर्डीन में बदलना, बिलीवर्डीन का बिलीरुबिन में बदलना, यहां तक कि ये प्रोसेस जो है ये कहां हो रही है, किस में हो रही है, स्प्लीन में। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है लीवर में, तो भाई क्या हो रहा है, जो उसमें से जो यूटिलाइजेशन वाली चीजें हैं वो उसमें से निकल रही है और लीवर में क्या होती जा रही है, स्टोर होती। लेकिन ये प्रोसेस कहां हो रही है, आरबीसी का ब्रेकडाउन कहां होता है, स्प्लीन में। So spleen is also now as the graveyard of the RBC. RBC का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो प्रोसेस होती है पाइरोल का किस में बदलना, पाइरोल का किस में बदलना, बिलीरुबिन में बदलना, ये जो प्रोसेस होती है ये कहाँ होती है, स्प्लीन में होती है। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, जब आप सोल्व करेंगे कोई बुक तो उसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको कि पाइरोल कन्वर्ट बिलीरुबिन मेनली विच ऑर्गन, मेनली विच ऑर्गन,
स्प्लीन, मेनली विच ऑर्गन, स्प्लीन। समझ में आ गई बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब ये बिलीरुबिन है, ये क्या है, बिलीरुबिन। अब ये बिलीरुबिन जो होता है, ये बिलीरुबिन क्या होगा, लीवर के पास जाएगा, लीवर इसको मेटाबोलाइज करेगा, फिर उसके बाद ये बॉडी से क्या होगा, ये जो होता है वो आपको मालूम है कि अगर हम बात को जनरली देख लीजिए सिंपल सा, फिर आगे उसको यहाँ पर हम जीआईटी में भी डिस्कस करते हैं। ये क्या है, लीवर, लीवर है। यहाँ से हिपेटिक बाइलेरी सिस्टम आता है जो किससे कनेक्ट हो जाता है, इससे। बताऊंगा नहीं पूरा, राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन सिस्टिक डक्ट, इस तरह से वो सारी प्रोसेस होती है। यहाँ पर बहुत सारी डक्ट है, ये किस में आ जाती है, इसमें। किस में आ जाती है, इसमें। जब बिलीरुबिन जो होता है, ये बिलीरुबिन जो होता है बनने के बाद में किस में आ जाता है, लीवर में। किस में आ जाता है, लीवर में। लीवर में ये मेटाबोलाइज होगा और ये लीवर से किस में आ जाएगा, यहाँ पर किस में आ जाएगा, इंटेस्टाइन में। किस में आ जाएगा, ये इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में आने के बाद में ये क्या होगा, यानी कि यहाँ से दो तरीके से एक्सक्रीट होगा। ये यहाँ से एब्जॉर्ब होगा किसके अंदर, यूरिन के अंदर। ब्लड के अंदर रहेगा तो किस में जाएगा, ब्लड, यूरिन में। और इसके अलावा ये किस में जाएगा, स्टूल में। तो इसीलिए यह क्या करता है, यहाँ आने के बाद में दो कलर प्रोवाइड करता है, एक तो स्टूल को कलर देता है, एक यूरिन को कलर देता है। समझ में आ गई बात, समझ में। यानी कि मतलब मैंने क्या बताया, मैं मान लेता हूं इसको क्या, स्प्लीन। ये मैंने माना क्या, स्प्लीन। इसमें आरबीसी टूटी, इसमें क्या हुई थी, आरबीसी क्या हुई, टूटी। आरबीसी टूटते उसमें से क्या बड़ा, हिम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन किस में स्टोर हो गया, लीवर में। आयरन किस में स्टोर हो गया, लीवर में। और उसमें से जो पायरोल थे वो पायरोल इस स्प्लीन में ही कन्वर्ट हो गए, किसमें, पोरपायरिन में। पोरपायरिन कन्वर्ट हो गया किसमें, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन में। बिलीवर्डिन कन्वर्ट हो गया किसमें, और वो बिलीरुबिन किसमें आ गया, किसमें आ गया, लीवर। अब लीवर इसको क्या करेगा, मेटाबोलाइज करके आगे की तरफ भेजेगा और ये किसमें आ जाएंगे, इसमें। यहां से आने के बाद अब ये यहां से दो तरीके से बॉडी से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। किस किस के द्वारा, स्टूल के द्वारा, और किसके द्वारा, यूरिन के द्वारा। और स्टूल और यूरिन को कलर प्रोवाइड करेंगे, और वह कलर कैसा होगा, येलो कलर। क्या होगा, येलो कलर। आपने देखा होगा जनरली, मैं आपको बता दूं, मान लीजिए यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ये अल्टीमेटली बिलीरुबिन आया किसमें था, आया किसमें था, लीवर में। अब ये लीवर से इधर की तरफ आने में दिक्कत आ रही है, तो ये क्या होगा, यहीं पर जमा होने लग जाएगा। फिर ये यहाँ से किसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में। किसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में। और ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल क्या होता चला जाएगा, क्योंकि वो इधर की तरफ स्टूल और यूरिन के साथ एक्सक्रीट ठीक से, क्योंकि उसके पाथवे में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन। क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन। इसीलिए देख लीजिएगा जिसके अंदर गोल ब्लैडर स्टोन होता है, या फिर इस बाइल डक्ट में अगर स्टोन बन चुका होता है तो उनके अंदर क्या होता है, जॉइंडिस हो जाता है। क्या हो जाता है, जॉइंडिस। अगर जो बाइल डक्ट होती है उस बाइल डक्ट के अंदर स्टोन के पार्टिकल्स जम जाएं तो उस कंडीशंस के अंदर क्या होगा, ये इधर नहीं आ पाएगा और ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा और ब्लड के अंदर बिलीरुबिन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और उनके अंदर क्या हो जाएगा, जॉइंडिस देखने को मिलता है। तो वो सब जीआईटी के अंदर भी बात करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर अब हम क्या लिखने वाले हैं, जरा वो चीज ध्यान दीजिएगा कि ये बिलीरुबिन जो होता है, ये बिलीरुबिन मेनली एक्सक्रीट होगा। क्या होगा, ये बिलीरुबिन जो होता है अब वेस्ट प्रोडक्ट है। ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर ये यूजफुल होता तो इसको भी हम स्टोर कर लेते, लेकिन ये किसी प्रकार का कोई यूजफुल इसका या कोई यूज है ही नहीं कहीं पर इसका। तो उस कंडीशंस के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्रीट। और ये एक्सक्रीट होगा बाय द टू मेथड, यानी कि दो चीजों के द्वारा। किस किस के द्वारा, अगर हम बात करें तो यूरिन के द्वारा और स्टूल के द्वारा। अगर स्टूल के द्वारा एक्सक्रीट होता है तो उसको कहते हैं क्या, यूरोबिलिनोजन। क्या कहते हैं, यूरोबिलिनोजन। अगर स्टूल के द्वारा होता है तो इसको कहते हैं ईस्टर को, अगर हम बात करें तो क्या, बिलिनोजन। क्या कहते हैं, ईस्टर को बिलिनोजन। आपसे पूछा जाए कि उस प्रोसेस का नाम बताइए या उस टर्म का नाम बताइए जिसमें यह कहा जाता है कि अगर मैं कहूं कि बिलीरुबिन एक्सक्रीट बाय द यूरिन नाउ एज यूरोबिलिनोजन, बिलीरुबिन एक्सक्रीट बाय द स्टूल नाउ एज ईस्टरकोबिलिनोजन एंड प्रोवाइड द येलो कलर इन यूरिन एंड स्टूल। यूरिन और स्टूल को कैसा कलर प्रोवाइड हो जाता है, येलो कलर। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पर, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो बिलीरुबिन एक्सक्रीट क्या होता है, बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट बाय द यूरिन एंड प्रोवाइड करता है क्या,
प्रोवाइड द येलो कलर इन यूरिन, प्रोवाइड द येलो कलर ऑफ यूरिन, यूरिन को क्या प्रोवाइड करता है, येलो कलर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इधर क्या लिख सकते हैं हम, इधर लिख सकते हैं कि जो बिलीरुबिन होता है, यह बिलीरुबिन क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। अगर हम बात करें तो किसके द्वारा, बाय द स्टूल, बाय द स्टूल एंड प्रोवाइड क्या, येलो कलर, एंड प्रोवाइड येलो कलर द स्टूल, स्टूल को क्या प्रोवाइड कर देता है, येलो कलर। आपसे पूछा जाएगा कि यूरिन का और स्टूल का येलो कलर किसकी वजह से होता है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, बिलीरुबिन की वजह से होता है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो सारी प्रोसेस हुई है, अगर हम बात करें तो किसके अंदर हुई है, स्प्लीन। तो यानी कि अगर हम बात करें तो हीमोलाइसिस, ध्यान दीजिएगा, हीमोलाइसिस जो होता है वो कहाँ होता है, स्प्लीन के अंदर। तो स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी, ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी। अब आपको क्या होता है कि चीज़ों को अगर हम ज़्यादा सुने उसके बारे में, भले से हमने लिखा कम है, तो हमें वो क्या होती है, लंबे समय तक याद रहती है। जो जरा देखिएगा, स्प्लीन जो होते हैं उस स्प्लीन में इस तरह से पोर होते हैं, क्या होते हैं, पोर पाए जाते हैं। क्या होता है, मैंने कहा था ना कि स्प्लीन की जो शेप होती है वो कैसी होती है, बाइकॉनकेव शेप होती है। तो इसका एक फायदा होता है कि ये बारीक, अच्छा आरबीसी की, सॉरी, जो आरबीसी होती है उस आरबीसी की शेप कैसी होती है, बाइकॉनकेव शेप होती है। तो आरबीसी की बाइकॉनकेव शेप का एक बेनिफिट बताया था मैंने कि जो बारीक कैपिलरी होती है उन बारीक कैपिलरी में से भी ये आराम से निकल जाती है। लेकिन इनका जीवन काल 120 दिन होता है। तो 120 दिन आते आते होता क्या है कि आरबीसी जो होती है उस आरबीसी की जो ये सरफेस होती है, यह सरफेस क्या हो जाती है, एक तो हार्ड हो जाती है, यानी कि उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वह क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। अब जैसे ही ये बारीक पोर में से गुजरने लगती है तो ये यहाँ पर जनरली, पहले जब ये एंग थी तो फ्लेक्सिबिलिटी थी, वैसी एंग में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। समझ गए ना बात को, बच्चे है ना, बच्चे के हाथ पैरों को कैसे भी मालिश कर दो, फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना। तो उस कंडीशंस के अंदर जब ये एंग थे तो इसमें भी क्या थी, फ्लेक्सिबिलिटी। और यानी कि इसको बुढ़ापा आते आते ये क्या हो गई, हार्ड हो गई। अब हार्ड होते ही जैसे ये इनमें से गुजरने लगी तो यहाँ पर ये क्या हो गई, अपनी शेप को चेंज नहीं कर पाई। और जब ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर पाई तो शेप को चेंज नहीं करते इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगा और ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। फिर निकल गया, फिर उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट था वह निकल गया। फिर दूसरी आई, फिर क्या हो जाएगी, अगर उसका भी जीवन काल 120 दिन के आसपास है तो वो भी क्या होने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी। इस तरह से स्प्लीन के अंदर मैक्सिमम आरबीसी का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। इसीलिए स्प्लीन को हम ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी या आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर आरबीसी ज्यादा बनेगी तो वो स्टोर भी कहाँ होगी, इसी के अंदर होगी। इसीलिए स्प्लीन को दो नाम दिए हमने, कितने नाम दिए, दो नाम दिए। एक तो क्या कहा, ब्लड बैंक, दूसरा क्या कहा, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये दोनों काम करता है आरबीसी के लिए। ज्यादा बनेगी तो उसको स्टोर भी करेगा और उनको क्या करेगा, तोड़ेगा भी। सही समझ में आ गई बात। तो यानी कि अगर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है उसको समझते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो 1% आरबीसी जो होती है उसका फॉर्मेशन क्या होता है, पर डे होता है। ध्यान दीजिएगा, 1% आरबीसी फॉर्मेशन पर डे। एंड ध्यान दीजिएगा दूसरा क्वेश्चन, 1% क्या, 1% आरबीसी टूटती है, मतलब क्या, डिस्ट्रक्शन पर डे। पर डे कितना, 1% आरबीसी टूटती है और पर डे कितनी परसेंट आरबीसी बनती है, 1% आरबीसी बनती है। एक दिन में 1% आरबीसी टूटेगी और 1% आरबीसी बनेगी। और दूसरा पॉइंट जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आरबीसी डिस्ट्रैक्शन कहाँ होता है, इन स्प्लीन के अंदर होता है। सो स्प्लीन को क्या कहते हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बार बार एग्जाम में आता है, क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आगे बात समझ में।
तो ये तो हो गई बात किसकी, इसकी कंप्लीट है। और इस इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस में आरबीसी बनने में कितने दिन लगेंगे, 7 दिन। टूटेगी कब, 120 दिन पर या 120 दिन के बाद में, क्योंकि उनका जीवन काल कितना है 120 दिन के बाद में वो क्या होगी, टूट जाएंगी। आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने इसके बारे में बात की है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक चार्ट बताऊंगा, वो आपको बनाना नहीं है, लेकिन मैंने अब तक आपको चीजें बताई है, उसको उस चार्ट के द्वारा मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको तुरंत एक पिक्चर बन जाती है ना, स्टोरी बनती है ना, तो वो स्टोरी बन जाएगी पूरी। और स्टोरी बन जाने के बाद में उसमें से जब क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा। जरा देखिएगा उसको, उस डायग्राम को देखिएगा। देखिएगा कैसे कहानी जो शुरू होती है आरबीसी की, वो होती है किडनी से, इस बात को याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें तो देखिएगा ये जो किडनी होती है, ये किडनी क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज करती है। जल्दी जल्दी बोलूंगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं जो पढ़ाया है उसी को रिवाइज करवा रहा हूं। अब किडनी क्या रिलीज करती है, ये इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, ये इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, इस बोन मेरो जो होता है, इस बोन मेरो को क्या करेगा, स्टिमुलेट। और बोन मेरो स्टिमुलेट होते यहां से क्या बनेगी, आरबीसी। इस आरबीसी जो होती है कैसी बनेगी, कैसी बनेगी, बाइकॉनकेव। तो ये आरबीसी जो होती है, ये आरबीसी कैसी बनेगी, बाइकॉनकेव शेप। कैसी बनेगी, बाइक। इसका जो ये डायमीटर होगा, ये डायमीटर कितना होगा, 7। इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, 120 माइक्रोन। इसकी जो थिकनेस होगी वो पेरिफेरल कितनी होगी, 2.2। जबकि मिडिल में कितनी होगी, कितनी होगी, 1 माइक्रोन। क्या हुआ, हाँ कितने, 7.2 माइक्रोन, 120 स्क्वायर माइक्रोन, 2.2 माइक्रोन और 1 माइक्रोन। क्लियर है सभी के। चलिए अब उसके बाद क्या होगा कि ये आरबीसी जो होती है बन गई। अब आरबीसी बनने के बाद में जो ये आरबीसी है, ये आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रहेगी, एग। और ये 120 दिन तक अपने साथ किसको अटैच करेगी, ऑक्सीजन को। किसको अटैच करेगी और किसके पास पहुंचाएगी, बॉडी सेल्स के पास। किसके पास, बॉडी सेल के पास। आगे बात समझ में, किसके पास पहुंचाएगी, बॉडी सेल के पास। ये आरबीसी बनने में इरिथ्रोपोइटिन जो होता है उसका रिलीज होना और बोन मेरो का स्टिमुलेट होना, आरबीसी का बनना, इस प्रोसेस में कितने दिन का टाइम लगता है, 7 दिन का। कितना दिन का टाइम लगता है। अब 7 दिन बाद बनने के बाद ये बॉडी की सेल्स के पास क्या करेगी, ऑक्सीजन को क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। अब जैसे ही इसका जीवन काल पूरा होगा, जैसे ही मान लीजिए 120 दिन क्या हो गए, पूरे हो गए। 120 दिन पूरे होते ही स्प्लीन जो होती है, उस स्प्लीन के पोर में से जैसे ही ये गुजरने लगेगी, मान लो 1% पर डे कितनी परसेंट बनती है, कितनी परसेंट बनती है, 1% टूटती है। अगर 1% से ज्यादा बनेगी तो वह कहाँ स्टोर हो जाएगी, तो इसीलिए स्प्लीन को क्या कहोगे, क्या कहोगे, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। अब ये इनमें से जैसे ही गुजरने लगेगी ये इनमें फंस जाएगी और क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसीलिए जो ये स्प्लीन होता है, जो ये स्प्लीन होता है, इस स्प्लीन को हम 2 नाम देते हैं। एक तो कहते हैं ब्लड बैंक और दूसरा क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड। क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड। किसको, स्प्लीन को। किसको, स्प्लीन को। अब आगे होगा क्या कि जैसे ये टूटेगी, टूटने के बाद में अगर हम बात करें तो 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा हिम तो एक बनेगा क्या, ग्लोबिन। ग्लोबिन यूटिलाइजेशन प्रोडक्ट है, क्योंकि हमें अगली आरबीसी दोबारा बनानी है तो उसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए यह कहाँ स्टोर हो जाएगा, कहाँ स्टोर हो जाएगा, लीवर में। हिम जो होता है, इस हिम से आगे चलकर 2 चीजें बनेगी। कितनी चीजें, 2 चीजें। एक तो क्या बनेगा, बिलीरुबिन, और एक इसमें क्या है, आयरन। आयरन किस में चला जाएगा, और ये बिलीरुबिन किसके द्वारा बाहर निकलेगा, किस किसके द्वारा, एक तो किसके द्वारा, यूरिन के द्वारा, और एक किसके द्वारा, स्टूल के द्वारा। अगर यूरिन के द्वारा बनेगा तो इसको कौन सा कलर दे देगा, येलो, और स्टूल के द्वारा निकलेगा तो इसको कौन सा कलर दे देगा, येलो कलर दे देगा। मान लीजिए कि आपके अंदर आरबीसी बनी और आरबीसी बॉडी सेल को प्रोवाइड हुई, लेकिन आपके क्या हुआ कि साल में एक बार आप जाते हो कहाँ, लेह लद्दाख। आप चले गए कहाँ घूमने, शिमला। वहां पर ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, कम। क्या होता है, कम होता है। तो उस कंडीशंस के अंदर क्या होगा, उस कंडीशंस के अंदर क्या होगा कि यार ऑक्सीजन लेवल कम है। ऑक्सीजन लेवल कम है तो बॉडी को क्या मैसेज मिला कि ऑक्सीजन लेवल कम है। तो इसका मतलब बॉडी की एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म बॉडी कहेगी आरबीसी बढ़ाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अटैच हो और ज्यादा से ज्यादा बॉडी के ऑर्गन के पास
जा पाए। तो हिली एरिया पे जब भी आप जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो उस कंडीशंस के अंदर कौन स्टिमुलेट होता है? किडनी। किडनी स्टिमुलेट होते किस हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ा देती है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ते आरबीसी का फॉर्मेशन क्या हो जाता है? फास्ट, और आरबीसी ज्यादा बनने लग जाती है, जिसकी वजह से हिली एरिया पर जाने पर हमारे अंदर आरबीसी के काउंट जो होते हैं वह काउंट क्या हो जाते हैं? ज्यादा। क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? इसीलिए जब भी हिली एरिया पे जाते हैं तो आरबीसी के काउंट क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। और जो हमेशा हिली एरिया पे रहते हैं उनके अंदर भी आरबीसी के काउंट हमेशा हमेशा बड़े हुए रहते हैं। इसीलिए वहां के लोगों की जो स्किन होती है वो स्किन जो होती है वो कैसी होती है? गुलाबी हुआ करती है, ठीक है, पिंक कलर की हुआ करती है। समझ रहे बात को? ऐसा स्किन जो होती है रेड रेड नजर आती है, तो वो इसलिए आती है क्योंकि उनके अंदर किसके काउंट बढ़े हुए हैं? आरबीसी के काउंट उनके अंदर क्या है? ज्यादा है। समझ में गई बात को? तो अगर हम बात करें तो यहां पर इस तरह से हमने ये इसके अंदर अब तक बात की है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो इस तरह से पूरी स्टार्ट हुई थी कि किडनी का रोल आया था, उसने इरिथ्रोपोइटिन रिलीज किया, 7 डेज के अंदर वो बनी। बनने के बाद उसकी साइज, उसका जो है वह डायमीटर ये रहा, शेप ये रही, ये रही, ये रही। फिर उसने ऑक्सीजन को अटैच किया, बॉडी सेल के पास पहुंचाया। फिर उसके बाद 120 दिन पूरे हो गए। पूरे होते ही वो टूट जाएंगी, ज़्यादा बनी तो स्टोर हो जाएंगी। टूटने पर 2 यूटिलाइजेशन वाले प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो आयरन, दूसरा क्या? ग्लोबिन। दोनों किसमें चले जाएंगे? और बाकी बचा वेस्ट प्रोडक्ट क्या? बिलिरुबिन। उसको बॉडी से क्या कर दिया जाएगा? यूरिन और स्टूल के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। क्लियर बात यहां तक समझ में आ गई होगी? तो ये तो पढ़ा हमने क्या, अगर हम बात करें तो। अब एक वर्ड आता है, जिस तरह से मैंने आयरन बताया ना, उसी तरह से मैं नोट डाल के लिखाऊंगा उसको, तो ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर से तो नहीं लिया था ना, ये पेज अलग लिया था, ठीक है, ओके। अगर हम बात करें तो देखिएगा, अगर हम इसके अंदर देखें तो देखिएगा, एक आपके एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, एग्जाम में तो नहीं आया है लेकिन बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोसाइडेरिन। क्या कहते हैं? हीमोसाइडेरिन। ये है क्या, इसको समझिएगा। मैंने आपसे पूछा, कलर पूछता है वह, बिलीवर्डिन विच टाइप ऑफ कलर? ग्रीन। ये तो क्वेश्चन आते हैं, बिलीवर्डिन विच टाइप ऑफ कलर? ग्रीन कलर। बिलीरुबिन का कलर? जबकि वो पूछता है हीमोसाइडेरिन कलर, इसका कलर होता है ब्राउन। कैसा कलर होता है? ब्राउन। ये क्या है अगर हम बात करें तो ये देखिएगा, ये है क्या। अगर हमारे अंदर क्या होता है कि जैसे कि मसल्स होती है ना, तो ये मसल्स है, इन मसल्स के अंदर क्या होता है? आयरन स्टोर होता है। मसल्स के अंदर क्या होता है? आयरन स्टोर होता है। तो मसल्स के अंदर आयरन जो स्टोर होता है वो किसके अंदर होता है? अगर हम बात करें तो हीमोसाइडेरिन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? हीमोसाइडेरिन। हीमोसाइडेरिन क्या है अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक, अगर हम बात करें तो प्रोटीन कंपाउंड है। ये क्या है? प्रोटीन कंपाउंड है। आपसे पूछा जाए हीमोसाइडेरिन क्या है? प्रोटीन कंपाउंड है। तो ये प्रोटीन कंपाउंड स्टोर द आयरन, स्टोर द आयरन किसके अंदर? इन मसल्स। हाँ, एक अगर हम बात करें तो क्या है? मसल्स के अंदर होता है। और इसका जो कलर होता है, अगर हम बात करें तो जो हीमोसाइडेरिन होता है तो इसका जो कलर होता है वह कलर कैसा होता है? अगर हम बात करें तो कैसा कलर होता है? ब्राउन। तो हम क्या समझे कि हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है उस मसल्स के अंदर आयरन जो स्टोर होता है वह किसके अंदर होता है? हीमोसाइडेरिन। मतलब प्रोटीन कंपाउंड है, इसके अंदर क्या स्टोर होता जाता है? आयरन। और ये कहां पाया जाता है? मसल्स के अंदर। तो एक प्रोटीन कंपोनेंट है जो, अब प्रोटीन कहां पाई जाती है? मसल्स के अंदर। प्रोटीन मेनली कहां रहती है? मसल्स के अंदर। तो एक प्रोटीन कंपाउंड है जो मसल्स के अंदर क्या स्टोर करवाता है? आयरन को क्या करवाता है? स्टोर करवाता है। और इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर जो होता है वह कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है। कैसा कलर होता है इसका? ब्राउन कलर देखने को मिलता है। ये एक ब्राउन कलर का जो होता है पिगमेंट है, या ब्राउन कलर जो होता है इसका कलर है। समझ गया? इस प्रोटीन का जो कलर है वो कैसा है? ब्राउन। ये चीज याद रहेगी क्योंकि ये आपके टारगेट हाई बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम में तो नहीं पूछा गया है लेकिन बुक के अंदर जनरली क्वेश्चन दे दिया है उसने, ऐसे आने के चांसेस तो वैसे बहुत कम है। तो ये तो हो गई किसकी बात? अगर हम बात करें तो हीमोलाइसिस। ये क्या पढ़ा हमने? हीमोलाइसिस।
तो यहाँ तक हमने इसके अंदर बात की। हीमोलाइसिस पढ़ने के बाद में अभी हमने आरबीसी बनती कैसे है उसकी पूरी प्रोसेस नहीं पढ़ी है, समझ रहे बात को। इरिथ्रोपोइसिस जो होती है उसकी प्रोसेस पूरी हमने नहीं पढ़ी है, अभी हमने सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन लिया है। तो क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे क्या, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी बनने के बाद उसमें नंबर में वेरिएशन आता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। किसी डिसऑर्डर में कम हो जाते हैं, किसी डिसऑर्डर में बढ़ जाते हैं, कभी कभी डिसऑर्डर नहीं रहता तब भी बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं क्या, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी के नंबर में क्या आना, अंतर आना, जिसके बारे में हम बात करेंगे और जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या होते हैं, पुटअप किए जाते हैं। क्लियर है। तो यहां तक पहले नोट डाउन कर लें या उसको पढ़ लें, चलिए यहां तक पहले क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। चलिएगा।